हेलो फ्रेंड्स, परम आईएएस के जनरल साइंस वन लाइनर में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस में जितने भी क्वेश्चन फ्रॉम घटना चक्र और लूसेंट में जितने भी वन लाइनर दिए हैं उसको मैंने कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाया है जो परम आईएएस के मैगजीन से है। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, विच विल हेल्प यू इन योर बीपीएससी एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह लेक्चर पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिज़्म। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जनरल साइंस से लगभग 30 से लेके 35 क्वेश्चन तक आते हैं, इसीलिए यह वीडियो लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड चैप्टर मैकेनिज़्म। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिज़्म, जिसमें हम लॉज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, है ना। इसको हिंदी में तंत्र भी कहते हैं, मतलब कोई तरीका जैसे वो वर्क हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले PYQ से स्टार्ट करते थे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, मतलब ये गोल गोल घूमता है ना, कपड़े धुल जाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जैसे कि अगर व्यक्ति खड़ा है और वो अपने हाथ में एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के लास्ट पोजीशन में एक पत्थर बांधा हुआ है, उसको गोल गोल अगर घुमाता है और वो अगर स्पीड में आने के बाद उसे छोड़ देता है तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, तो वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। और अगर वो उसे गोल गोल घुमाते रहता है तो वो सेंट्रीप्यूटल फोर्स होता है, मतलब वैसा फोर्स विच अट्रैक्ट्स द स्टोन टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स जो इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाएगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो झूला है ना, जो मेला में झूला रहता है, वो भी यही मैकेनिज्म में वर्क करता है। तो बीच वाला जो यूनिट रहता है ना, जो कनेक्टेड रहता है सारा हिंज, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको देता है ताकि ये गोल गोल घूम पाए। और अगर ये गलती से छूट जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो हमेशा बाहर जाने के लिए उत्तेजित रहता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बॉल बियरिंग, मतलब अगर मान लीजिए बियरिंग भी आप लोगों ने देखा होगा, ये गोल गोल रहता है, तो ये अगर इसे आप रोल करोगे तो ये गोल घूमेगा ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को रोटेशनल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यूज स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया था। गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, मतलब वो बॉल पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे कर देता है ना, तो होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब उसका जो इनर्शिया ऑफ, जिस इनर्शिया से स्पीड से वो आ रहा होगा, तो उसको स्लो मोशन में उसको स्लो करने के लिए वो थोड़ा अपना हाथ पीछे ले जाता है और अपने फोर्स से उसको रोक देता है। अब देखिए, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको बता रहा था ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया है। और फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जैसे कि अगर गाड़ी मान लीजिए रोल करके जा रहा होगा और ड्राइवर अगर उससे ब्रेक मार देता है, तो जो अगर इंस्टेंट गाड़ी अगर रुकेगी तो यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगा। तो वही ये बता रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो गाड़ी मूव कर रहा था तो हीट एनर्जी, तो हीट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स क्या हैं। द मैक्सिमम एंगल रिक्वायर्ड टू अचीव द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 45 डिग्री। मतलब ये अगर 90 डिग्री होता है, अगर मतलब मैक्सिमम एंगल में अगर आप फेंकना चाहते हो तो वो 45 डिग्री में जा सकता है ना। ये वही कह रहा है, द मैक्सिमम एंगल रिक्वायर्ड टू अचीव द लॉन्गेस्ट रेंज, मतलब सबसे दूर आप कितना रेंज एक्वायर कर पाते हो, तो वो 45 डिग्री से ही हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो नीचे ही गिर जाएगा, पहले ही आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम रेंज अगर आप अचीव करना चाहते हो तो वो 45 डिग्री से हो सकता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, मतलब किस स्पीड में वो रेट चेंज हो रहा है, मतलब उसका स्पीड चलने का या फिर उसका स्पीड रुकने का, किस स्पीड में वो हो रहा है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ ए क्रीम फ्रॉम मिल्क बाई चर्निंग इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चर्निंग का मतलब अगर आप देखे होगे घर में घी कैसे बनता होगा, तो घी को जब हम डाल देते हैं मिक्सी में घुमाते हैं तो वो उसी को चर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। उसी को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा है। मतलब जितना बाहर वाला पोर्शन में
अटक जाएगा, वो घी बन जाता है और अंदर वाले पोर्शन में वो चर्न पार्ट रहता है। इट इज़ हार्डर टू वॉक ऑन स्नो देन टू वॉक ऑन ग्राउंड, मतलब स्नो में वॉक करना ज़्यादा टफ है क्योंकि पैर हमारा अंदर चला जाता है, तो उसमें फोर्स, एक अलग फोर्स एक्ट करता है जो हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा फोर्स लगता है अपने पाँव को बाहर निकालने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज स्नो हैज़ लेस फ्रिक्शन दैन रोड, स्नो का फ्रिक्शन ज़्यादा कम है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड एंड पेपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन उसमें प्रेजेंट, इसीलिए ब्लैक बोर्ड में हम आराम से लिख सकते हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये एक लॉ ऑफ एनर्जी यही कहता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, यही है लॉ ऑफ एनर्जी। द फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्पेस बर्न when it enters the earth's atmosphere due to air friction, तो एयर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, when it enters the earth's atmosphere, जैसे ही वो एंटर करता है तो वो जल जाता है। अब न्यूटन्स लॉ, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ तो पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स टू इन मोशन। चलो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। अगर एक बॉडी है वो अपने मोशन में रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ तब तक रहेगा, अगर वो चल रहा होगा वो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करता हो, है ना, उसको रोकने के लिए या फिर चलाने के लिए। तो वही कह रहा है, अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन अ फोर्स, मतलब कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट नहीं करता है तब तक। उसके बाद दूसरा ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आपके पास पेन पेपर है आप प्लीज़ लिख लीजिए, इससे अच्छा डिफिनेशन और कहीं आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मैं अपना 10th का जो याद किया हो मुझे अभी भी याद है, तो मैं अभी डिक्टेट कर दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन direction takes place on which the force is applied। अब इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब वो किस तरह अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है, मतलब अगर वो स्पीड में है तो वो अपना स्पीड चेंज कर रहा है, कितना स्पीड में वो चल रहा है या फिर कितना स्पीड में रुक रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस पे निर्भर करेगा कि उसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो फोर्स उसी तरह एक्ट हो रहा होगा जिस तरह उसको काम करना है। मतलब अगर वो रुक रहा है इसका मतलब उसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है, और वो चल रहा है तो उसको चलने के लिए काम किया जा रहा है। तो वही वो कह रहा है कि चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब फोर्स जिधर अप्लाई किया है उसी तरह चेंज होगा, है ना। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको समझिए भी। और ये डिफिनेशन प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट करना था, प्लीज़ रिपीट करके सुन लीजिए, इससे अच्छी डिफिनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब सबसे अच्छा है दो दोस्त खड़े हो जाओ, आप उसको एक झापड़ मारो, वो अगर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा तो आपको घुमा के भी एक झापड़ मार ही देगा। तो वही है, फॉर इक्वल एक्शन देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर अनलेस एन आउटसाइड फोर्स, मतलब अनलेस एन आउटसाइड फोर्स इज एक्टेड ऑन द बॉडी, वो बॉडी चेंज नहीं हो सकता है अपना स्पीड ऑफ रेस्ट या स्पीड ऑफ मोशन को। मैंने आपको एक बार में बता दिया, वही ये कह रहा है। अब चलिए सेकंड है, द स्टेटमेंट में ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड एज द स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि अगर वो बॉडी अगर मूविंग में है तो वो मूव करते रहेगा, अगर वो बॉडी स्टॉप में है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एक एक्सटर्नल फोर्सेस में अप्लाई करता है या नहीं करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैव न्यूमरस अदर एप्लीकेशन, मतलब वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ है। बाई स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस विद द बॉटम ऑफ हैंडल, मतलब एक हार्ड सरफेस को हम बॉटम ऑफ हैंडल से, द हेड ऑफ हैमर कैन टाइटन टू द हैंडल, मतलब जैसे कि हैमर होता है ना, यहाँ से पकड़ के इसको हम पटकेंगे अगर ये ज़मीन में तो हैंडल टाइट हो जाएगा, कि हैंडल अंदर चला जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा। और ये कह रहा है केचप इज़ ऑफन डॉस्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ केचप बॉटल बाई टर्निंग देम अपसाइड डाउन, मतलब केचप का बॉटल अगर ऐसे है तो इसको हम उल्टा करके इसे निकाल लेते हैं। फिर स्केट बोर्डर और साइक्लिस्ट कैन फ्ली ऑफ द बोर्ड व्हेन हिटिंग अ कर्ब रॉक और अदर ऑब्जेक्ट दैट सडनली स्टॉप्स द बोट टू मोशन। चलिए ठीक है, उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब ये सब सारे एनसीईआरटी से उठाया गया है।
पर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको क्रक्स समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक फोर्स अप्लाई इसमें हो रहा है और ये एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कितना इसका मास है, एक्सेलरेशन मतलब कितना इसका मास है और ये कितना एक्सेलरेशन के स्पीड में ये मूव करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो उस पर निर्भर करता है कि ये कितना फोर्स इसमें अप्लाई कर रहा है। यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, इसी का क्रक्स यही है। देखिए F1 है, मतलब ये जब स्टिल में है फोर्स इसमें लग रहा है, और M1 और A1 तब ये स्टिल है, और F2 ये फोर्स जब लगने लगा इसमें, और M2 से स्पीड से ये आगे बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेशन ये A से आगे बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाईली मोबाइल बॉडी कॉजेस इट्स एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब कांस्टेंट रेट का मतलब वो अपने यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक जैसा स्पीड से वो आगे बढ़ता जाएगा, 10 20 30 ऐसे, है ना, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिधर फोर्स पड़ेगा उधर वो आगे बढ़ेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ ऑफ मोशन इज एक्टिंग इन राइडिंग योर बाइसिकल, मतलब जिस तरह आप बाइसिकल राइड करते हो ना, उसी से आपको वो एक्सप्लेन भी हो सकता है कि आप जितना पैडल मारोगे वो उतना आगे बढ़ता जाएगा। मास इज द बाइसिकल, मास क्या है, ये मान लीजिए मास ये है, इसके जगह आप बाइसिकल ले लो, है ना। उसके बाद फोर्स कम फ्रॉम योर लेग मसल पुशिंग अगेंस्ट द पेडल, मतलब अपने पैर से उसको फोर्स डाल रहे हो और वो आगे बढ़ रहा है। अब चलिए अब देखते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसे ये बंदूक है, ये आगे बढ़ रहा हो, रिकॉइलिंग के लिए ये पीछे जाता है, तो वही ये बता रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब देखिए फिस्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन जॉ, इसके जॉ पे प्रेशर मारता है, जॉ एक्सर्ट्स फोर्स ऑन फिस्ट, ये जॉ है, ये इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मतलब ये हो सकता है ये टूट के थोड़ा सा इधर भी आ जाए, मतलब थोड़ा साइड हो जाए, लेकिन इसके फोर्स को भी थोड़ा सा साइड कर देगा, तो वो ये कह रहा है। इतना प्रिसाइज नहीं याद करना है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। बॉयज़ फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट, ये तो आपको, अगर एप्लीकेशन आपने कभी किया है, मैंने किया है इसलिए मुझे याद है। अगर ये बोट है, बोट से अगर आप उतरना चाह रहे हो तो हो सकता है आप गिर जाओ, मुंह के बल आपको चोट लग जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही इस पर प्रेशर डालोगे ना, ये पीछे चला जाएगा। आप एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर फुट हियर, मतलब आप यहाँ पे पैर रखोगे, उसके बजाय ये बोट उधर चला जाएगा, इसीलिए आपका पैर यहाँ आ जाएगा, तो हो सकता है आप गिर सकते हो। इसीलिए ये सब डोंट ट्राई, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बोट पीछे चला जाएगा तो आप भी पीछे चले जाओगे और आप यहाँ के बजाय यहाँ लैंड कर जाओगे, है ना। वेन एवर टू बॉडीज इंटरैक्ट दे अप्लाई ऑपोजिट फोर्स, जब भी दो बॉडी एक साथ मिल जाते हैं तो वो ऑपोजिट फोर्स ये करते हैं, अप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन से ये बनता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ action and reaction. For instance, if you sit on your chair, your body pressure downward and the chair presses upward, मतलब ऐसे करके मान लीजिए ये चेयर है ना, आप यहाँ बैठे तो ये इधर एक्ट कर रहा है, ऊपर की दिशा में एक्ट कर रहा होगा, और आपका बॉडी इसको नीचे की दिशा में एक्ट कर रहा होगा, तो दोनों एक इक्विलिब्रियम में अचीव कर लिया होगा, तो आप बैठ सकते होगे आराम से। इन सेम वे दैट अ कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड व्हेन द ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड ऑन द ड्राइवर व्हील, द ड्राइव व्हील पुशेस बैक द ग्राउंड, मतलब वो भी आप अगर चल रहे होगे तो आप जब तक इसको पीछे नहीं, जैसे आप रेत में चल रहे होगे ना, बालू में चल रहे होगे, तो जैसे ही आप पैर डालोगे तो उस बालू पीछे चला जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। अब देखिए, अब लीवर क्या कहता है, क्लासेस ऑफ लीवर। अब लीवर जैसे इसको एक स्ट्रेट रॉड रहता है ना, उसको लीवर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ये फलक्रम है, इसको फलक्रम कहते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। चलिए इसमें क्या कहता है वो देखते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ लीवर विच हैज़ द फलक्रम इन बिटवीन द वेट एंड द फोर्स अप्लाइड, मतलब यहाँ पे वेट हो जाएगा एक तरफ, देखिए यहाँ पे वेट हो जाएगा एक तरफ और एक तरफ फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सीसॉ तो आपने स्कूल में देखा होगा, अपना प्लायर आपने देखा है, नहीं देखा है तो आप एक बार देख लो। तो इसको फलक्रम कहते हैं, इधर से जितना प्रेस करोगे इतना दबाएगा इसको, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा एज इन एरिया, सरफेस एरिया, मतलब लेंथ में ज़्यादा दूरी में रहता है ताकि फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लग पाए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्पीड में थोड़ा चलना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। आवर हैंड पुशिंग एन ऑब्जेक्ट और सीसॉ crowbar using scissor represents the use of two first class lever, ये इसको first class lever बोलते हैं। wheel and axle is also an example, pulling a nail out of wooden plank also represents a first class lever। second class lever क्या होता है, in this the fulcrum is one end and the force applied on the other end, the weight is situated in the middle of these two, the other of this
would be fulcrum weight force. The application of the force at one end will result in some work done in other end. अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर है। देखिए फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, ये फुलक्रम जो है ना मिडिल पोर्शन में रहता है। सेकंड क्लास में ये फुलक्रम यहाँ एंड पोर्शन में आता है, और थर्ड पोर्शन में भी, मतलब थर्ड क्लास में भी ये फुलक्रम ऑपोजिट में ही रहता है। पर इसका जो फोर्स जो है ना, देखिए यहाँ से आउटपुट फोर्स मेरा आएगा और इसका यहाँ से इनपुट फोर्स रहेगा। जैसे देखिए आपका इनपुट फोर्स, ये आपका एल्बो है, तो आपका इनपुट फोर्स यहाँ से है, और ये उठ एक्चुअल में ये वाला रहा है आउटपुट, मतलब ये आपका डंबल ऊपर उठ रहा है, लेकिन आप फोर्स यहाँ से डाल रहे होगे। तो ये थर्ड क्लास हो गया, होप आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्लास में इसे देखिए, ये कचरा उठाने वाला होता है ना, तो यहाँ से क्या, ये फुलक्रम है और यहाँ पे लोड रख के हम फोर्स यहाँ डालते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ नहीं डाल रहा। अगर यहाँ फोर्स डाल रहे होते और यहाँ आउटपुट हो रहा था तो ये सेकेंड क्लास हो जाता, परंतु हमारा जो फोर्स है वो बीच में है, और यहाँ पे हमारा मतलब ये आउटपुट फोर्स बीच में है और हमारा ये इनपुट फोर्स बीच में है। तो ये थर्ड क्लास और सेकंड क्लास का डिफरेंस था। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप हाथ के एल्बो को याद रखो। द इफेक्टिव फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी बॉडी, द रोटेशन ऑफ सन बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैंने आपको पहले भी समझाया है। स्प्रिंग बैलेंस, गैस का सिलेंडर वाला जो आता है ना, वो जब वेट नापता है उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, तो वो हुक्स लॉ में चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके फिर द जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, वो उसका मोमेंटम को कंजर्व करके एज एन एनर्जी यूज करते हैं। द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ सॉलिड इज द लार्जेस्ट वाइल लिक्विड इज लेस देन द फॉर्मर मतलब सॉलिड से, वेयर इट इज लीस्ट इन सॉलिड गैस। मतलब किस में सबसे ज़्यादा होता होगा, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद सॉलिड और गैस में, है ना। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा सेट कर रहे होंगे तो। द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस गोल घूम रहा होगा अगर मान लीजिए कुछ, तो उसका स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, एंगुलर मोमेंटम में, मतलब कितना फोर्स उसमें पड़ रहा है गोल घूमने के लिए। कार मूविंग ओवर टर्न वाइल टेकिंग अ टर्न, व्हेन इट ओवर टर्न्स द इनर व्हील लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट। मतलब जो अंदर वाला व्हील होगा, मान लीजिए कार है ना, ये ऐसे कार है, इसका 4 व्हील है, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये कैसे पलट होगा, ये इधर गिरेगा, तो ये इनर व्हील हो गया। ये सबसे पहले ग्राउंड छोड़ देता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो मोशन के वजह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर फेंका जाता है। द स्प्रिंग will have a maximum potential when it is compressed and pulled out. The energy possessed by a oscillating pendulum on the clock is mechanical energy. मतलब वो जो पेंडुलम ऑक्सीलेट होता है ना, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होता है, यूज होता है। टर्निंग द स्क्रू थ्रू द स्क्रू ड्राइवर एंड रिमूविंग द डोर हैंडल अवे फ्रॉम द हिंज आर एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भले आप पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाओ। रेंच होता है ना, रेंच टॉर्क में काम करता है। चलिए देखते हैं, अगर आगे बता रहा तो मैं आपको बता दूंगा। If the velocity decreases with time, the acceleration is negative and called retardation. मतलब रुक जाता है, रुकने वाला फोर्स। Other important fact, it is difficult to walk on the ice than on the road because ice has lesser friction than road. मतलब वहाँ पे स्लिप होने का संभावना रहता है। Static science is associated with situation of rest. The energy of wind is only kinetic. मतलब the energy of wind क्या रहता है, सिर्फ kinetic energy रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेम ऑफ द apparatus है डायनामो, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी है और डायनामो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन, कंजर्वेशन ऑफ साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सोलर एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, ये तो आपको पता होगा। ट्यूबलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। और इलेक्ट्रिक सेल क्या करता होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया है, दो बार पूछा है। तो कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कैंडल, कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी। और सितार क्या करता है, साउंड एनर्जी में करता हो, किससे, मैकेनिकल एनर्जी से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो को 2 बार आप सुन लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन साइंस से आएंगे और फिजिक्स से 2 चैप्टर, जो पहला 2 चैप्टर जो कि मेजरमेंट और मैकेनिज्म से होगा, वो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रेविटी। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बीपीएससी पीवाईक्यू से पहले एनसीईआरटी फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी मिनिमम स्पीड हमें चाहिए
जो कि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाए। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको कितना मिनिमम फोर्स चाहिए जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर जा पाए, मतलब स्पेस में जा पाए। ठीक है, उसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इफ एन एप्पल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, इट्स स्पीड अलॉन्ग विथ स्पेसक्राफ्ट विल बी सेम। मतलब एक एप्पल को और एक स्पेसक्राफ्ट को अगर आप नीचे आ रहे हो तो फ्री फॉल में दोनों का ये जो वेलोसिटी होता है ना, स्पीड अलॉन्ग विद द स्पेसक्राफ्ट विल बी सेम, दोनों का स्पीड सेम होगा। एस्ट्रोनॉट्स कांट स्टैंड अपराइट इन वैक्यूम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। वैक्यूम का मतलब सबसे पहले होता है जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट ना होता हो। ठीक है, मतलब वो जीरो एटमॉस्फेयर होगा, उसी को वैक्यूम कहते हैं। और अगर उस जगह में अगर आप अपराइट मतलब स्ट्रेट खड़ा होने का कोशिश करोगे तो आप स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब एक मान लीजिए एज ए अर्थ है, इसमें एज सैटेलाइट अगर घूम रहा है अर्थ के अराउंड में, तो वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, इसीलिए वो घूमते रहता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द जियो सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू कीप द बॉडी इन अ जियो सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग और ट्विरलिंग अ लैसो, मतलब अगर एक बॉल होगा और आप अगर गोल घुमाना चाहोगे तो इधर इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और जो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेम एज दैट ऑफ अगर कार सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द मिड पॉइंट लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स स्ट्रेट लाइन लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, सेम ऑन दिस केस एंड दिस केस टू। उसके बाद बॉल पेन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हमारा जो बॉल पेन होता है वो किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में। अ गर्ल इज स्विंगिंग इन अ स्विंग सिटिंग, द पीरियोडिसिटी विल बी रिड्यूस्ड व्हेन सी इज स्टैंडिंग। मतलब पीरियोडिसिटी मतलब अगर उनका गोल घूमने का पीरियोडिक मोशन, मतलब यहाँ पे जितना बार भी आ रही होगी एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। वो रिड्यूस हो जाएगा जब वो खड़ा हो जाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इन समर एज द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। मतलब अगर ये एक वॉच है और ये इसका पेंडुलम है, इसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है तो वो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्लॉक्स स्लो डाउन वाइल इन विंटर द इट स्टार्ट्स रनिंग एट अ हाई स्पीड। मतलब इसका लेंथ जो होता होगा वो छोटा हो जाता होगा और उसका क्या रिजल्ट होता होगा, इट स्टार्ट्स रनिंग इन अ हाई स्पीड व्हेन अ स्मॉल बॉल ऑफ आयरन and wood of equal weight fall in air from the same height, the wooden ball will fall later। तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना वो और उसका प्लस उसका वेट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ आयरन बॉल जो होगा वो कम होगा, इसीलिए वो पहले गिर जाएगा। कौन सा बॉल, तो आयरन बॉल गिर जाएगा पहले। एट पोल्स the mass of body is heavier, the weight of person in lift is felt the most when the lift is moving or accelerating upwards। ये आपका दिन पता भी चल रहा होगा, जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो आपको नॉर्मल बिहेव होता है, पर आप जैसे ही नीचे आते होगे ना टूवर्ड्स द ग्रेविटी, जैसे कि आपका बॉडी फ्री फॉल में होगा तो आपको हल्का महसूस होता होगा। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज 24 आवर। मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितना देर में एक रोटेशन कर लेता है, तो 24 घंटे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर डबल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी 1/4 ऑफ करंट। मतलब अभी जो है वो उसका 4 गुना कम हो जाता, कब, जब डबल हो जाता डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। द टाइम लाइन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया था है ना, यहाँ पे इन समर द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, द पेंडुलम क्लॉक स्लोज डाउन। पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन हो जाएगा समर में, एंड उसी का वाइस वर्सा होगा इन विंटर सीजन। इफ अन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब उसका वेट वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डिसअपियर, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी 0 बट द मास वुड बी अनचेंज। मतलब वेट 0 हो जाएगा लेकिन मास कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपको ध्यान रखना होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था।
द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, आपने देखा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो ऐसे है, इतना भी नहीं है, थोड़ा कम है, वो आप थोड़ा सा स्लैंटेड हाइट है क्योंकि उसका जो जी है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्ट हो गया उसमें, मतलब देखो यहाँ पे बताता होगा, पीसा इज नॉट फॉलिंग बिकॉज द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस, मतलब उसके बेस में ही उसका सीजी पॉइंट लाई करता होगा, ऐसे यहाँ पे लाई कर जाता होगा, ठीक है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इसलिए वो गिरता नहीं है। when we go from the equator to pole the value of g increases, मतलब g increase करेगा एज ए पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तब। a person feel pushed outward while swinging on a cyclic swing due to centrifugal force, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप राउंड एंड राउंड मूव कर रहे हो तो आप ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरह मूव करते जा रहे हो, और उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इफ टू स्टोन्स ऑफ different masses are dropped from the roof of a building together, यहाँ पे रूट है, ये रूफ होना चाहिए, है ना, रूफ ऑफ द बिल्डिंग टुगेदर बोथ द स्टोन विल रीच द ग्राउंड टुगेदर, मतलब दोनों सेम टाइम में नीचे पहुंच जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटी। हमारा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जाम्पल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए बॉल ऊपर की ओर फेंक रहा होगा तो एज इन नीचे जी एक्ट करता होगा, और वो नीचे जी एक्ट करते करते इस बॉल को नीचे ले आएगा। द बॉल थ्रोन इन एयर कम्स बैक टू द सर्फेस ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, वो मैं जी जो बोल रहा हूँ ना वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वॉज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, वो कितना बड़ा भी हो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। फिर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता होगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड फिक्स्ड ऑर्बिट, वो किसके कारण हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी of the earth and that of the moon revolves around the earth in certain orbit, मतलब मून का भी जो रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ है ना वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन अ सर्टेन ऑर्बिट, मतलब एक्चुअल दो फोर्स एक्ट करता होगा, एक सेंट्रीपिटल और एक ग्रेविटेशनल, दोनों जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता होगा तो वो राउंड एंड राउंड अराउंड द अर्थ घूमता होगा। सेम गोज विथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग यहाँ से अर्थ सरफेस से स्पेस में छोड़ते हैं, वो भी एक इक्विलिब्रियम अटेन करता है। जैसे लैग्रेंज पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा, उतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन, द मून एंड द अर्थ, द ओशियन ऑन द अर्थ गेट्स टाइड, ये तो आपने सुना ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टाइड्स आते हैं और वो अट्रैक्शन बिटवीन द सन, द मून एंड द अर्थ होता है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उसके मास पे डिपेंड करता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब उसका डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट टू स्टे क्लोज टू ईच अदर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दो बॉडी को एक साथ रहने के लिए क्लोज। द टाइडल वेव इन ओशियन इज कॉज्ड बाई ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन बिटवीन द सन, the moon and the earth on ocean. If the air resistance is negligible and piece of wood, iron and wax of equal size are dropped on the earth from the same height, then they all will together reach the surface of the earth। ये BPSC का PYQ है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर मैं वैक्स को और कुछ एक और कोई ऑब्जेक्ट था, दोनों को अगर मैं छोड़ता हूँ नीचे तो दोनों का ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर और पोल्स में मैक्सिमम होता है, ये मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफियर टू अर्थ, मतलब अर्थ का जो एटमोसफियर है ना वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होल्ड कर पा रहा है। Two objects of different mass falling freely near the surface of moon would have same velocity at any instant, मतलब कोई भी इंस्टेंट में सेम वेलोसिटी ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट है the weight of body placed at the center of earth is zero. The state when the effect of gravity are not felt is called weightlessness. The gravitational force between the earth and the sun causes the earth to revolve around the sun, ये मैंने आपको मून के लिए बताया था, अब अर्थ के लिए भी आ रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहता है, इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये एक
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो वो किसकी ओर होगा, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर होगा। द लेंथ ऑफ डे डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ये आपको पता होगा ना, डे एंड नाइट कैसे होता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ से होता है। और सीजनल डिफरेंस कैसे होता है, वो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से होता होगा नहीं, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से होता है। द वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम गोइंग अप और कमिंग डाउन इनसाइड द अर्थ डिक्रीजेस मोर in going up than in coming down. If the earth stops rotating, the value of g at the equator increases. मतलब अगर stop rotating हो जाएगा, मतलब rotation stop हो जाएगा, the value of g वो क्या होगा, it will increase at the equator हो जाएगा। फिर as one goes above the surface of the earth, value of acceleration due to gravity gradually goes on decreasing। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से बाहर जाते जाएंगे, जी का वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज करता जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ के नीचे जाते जाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इफ यू ड्रॉप एन आयरन रॉड and a feather, they will fall at exact same speed, but iron rod reaches the earth surface first. This is due to resistance of air। मतलब एयर जो है वो उसमें कम रेजिस्टेंस डाल पाएगा ड्यू टू इट्स वेट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द अर्थ इज हिज वेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो वो उसका वेट होगा। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम on the sun, that is 6 km per second, while the moon has least value of escape velocity, that is 2.4 km per second। अब देखिए स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ स्केप मतलब स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 gm/r, जिसमें r रेडियस ऑफ द प्लैनेट है और बड़ा जी जो है वो न्यूटन यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है और मास m है, मतलब मास ऑफ द प्लैनेट है। अब नेक्स्ट हमारा है ब्लैक होल। ब्लैक होल इन द यूनिवर्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी दैट इवन लाइट कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट। मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि लाइट भी वहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए वो एज इन ब्लैक डॉट भी नज़र आता है। द जियो स्टेशनरी, उस टाइम हम लोगों ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बता रहा है। रिवॉल्व्स इन सेम डायरेक्शन, द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जिस तरह अर्थ रोटेट करता है उसी प्रकार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, मतलब उस ऑर्बिट में वो कितना स्पीड से घूम रहा है वो किस में डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग नियर द अर्थ सरफेस। फिर द रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये इंपॉर्टेंट है ना। केपलर्स सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर ओवल इन शेप। मतलब प्लैनेट का जो ऑर्बिट है ना, जिसमें वो एज इन सन के अराउंड घूमता है, वो किस शेप में है, तो वो ओवल शेप में है, वो अंडे के शेप में है ना। फिर ड्यू टू शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, द ऑब्जेक्ट एट द पोल विल हैव मोर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ, सो इट्स लोड ऑन द पोल विल बी हायर देन एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ। मतलब अगर एक बॉडी ऑन द पोल है तो उसका वेट मैक्सिमम होगा, क्यों, तो ऑब्जेक्ट एट द पोल विल हैव मोर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा फोर्स के कारण ज़्यादा वेट अप्लाई होगा एट द पोल विथ दैट ऑफ इक्वेटर, है ना। द फारदेस्ट अवे, मतलब जितनी दूरी द प्लैनेट रहेगा फ्रॉम द सन, वो उतना टाइम लगाएगा सन के अराउंड घूमने के लिए, ठीक है। इफ़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो एरियल वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। मतलब एरियल वेलोसिटी मतलब वो जिस एरिया से वो स्पीड से घूम रहा है ना, वो अनचेंज रहेगा इन केस ऑफ satellite orbiting around the earth। फिर an astronaut while revolving in the circular orbit happens to throw a spoon outside, the spoon will continue to move in circular orbit, क्योंकि वो भी एक circular orbit में ही rotate कर रहा है, इसलिए, है ना। Body is whirling a stone tied to string in a horizontal circular path. If the string breaks, the stone will move along the straight in
लाइन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। ये किसके कारण होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एक बॉडी है वो एक स्ट्रिंग अटैच से बाहर पत्थर बांध लेता है, उसको गोल घुमाता है और इनकेस अगर वो छोड़ देता है वो एक स्ट्रेट लाइन में कवर कर जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मासेस ऑफ द बॉडी द ऑब्जेक्ट्स आर हाफ विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड चैप्टर ग्रेविटी। आई होप दैट आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स।